जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द डिफेंस बूस्टर सीरीज फॉर सीडीएस एंड एनडीए एग्जामिनेशन। मैं हूं राजीव शर्मा और आज हम आज के जो मेन करंट अफेयर्स हैं उनका डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए बिना देरी किए आज के टॉपिक्स को देखते हैं। आज का जो सबसे पहला टॉपिक आपको मेरे पीछे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, दैट इज लचित बोरफुकान मिलिट्री स्टेशन। असम स्टेट जो इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का एक एरिया है या उस रीजन में आता है, उस असम राज्य के वेस्टर्न पार्ट यानी कि उसके पश्चिमी क्षेत्र में इंडियन आर्मी अपना पहला मिलिट्री स्टेशन बना चुकी है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? कुछ दिनों पहले एक वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि चिकन नेक के बारे में जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से रिलेटेड है, वहां पर स्पेशली बांग्लादेश और नेपाल के बीच में आने वाला एरिया और भूटान की जो रीजन है वो वहां से पास आता है, नेपाल का रीजन पास आता है और बांग्लादेश का, जिसकी टोटल जो मैक्सिमम चौड़ाई है, विड्थ है, अगर आप देखेंगे तो वो बहुत कम है। मतलब मिनिमम में भी हमने देखा तो 20 से 22 किलोमीटर तक ये हमने देखा था। तो चिकन नेक को ही स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इंडियन आर्मी इज नाउ थिंकिंग कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री स्टेशंस को बढ़ाया जाए, आर्मी बेसिस को बढ़ाया जाए, सो दैट हम इसके सिक्योरिटी पर और ज्यादा काम कर सके। तो उसी में पहला स्टेप लेते हुए अब वेस्टर्न असम में एक मिलिट्री स्टेशन तैयार किया गया है। ये बमुनी गांव नाम के एरिया में है। तो बमुनी गांव नाम का जो इलाका है उसमें ये पहला स्टेशन होगा। इस स्टेशन को नाम दिया गया है लचित बोरफुकान मिलिट्री स्टेशन। तो ये जो टॉपिक है ये मिलिट्री स्टेशन से रिलेटेड थोड़ा सा कम है, ये हिस्टोरिकल भी है। उसका कारण यह है क्योंकि इसकी वजह से आपके करंट अफेयर्स में हिस्ट्री का एक स्टैटिक पार्ट अब डायनामिक मोड में आपसे पूछा जा सकता है, जो कि अहोम किंगडम यानी कि असम का जो किंगडम था उससे रिलेटेड होगा। और ये कैरेक्टर लचित बोरफुकन का है। तो लचित बोरफुकन कौन है? बेसिकली अपनी आर्मी लीडरशिप और अपनी कमांडरशिप के लिए जाने जाते हैं, अपनी ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने 17th सेंचुरी में औरंगजेब नाम के एक मुगल एम्परर के अगेंस्ट लड़ाई करते हुए एक बहुत ही जबरदस्त अपनी ब्रेवरी का और अपनी कमांडरशिप का परिचय दिया था लोगों को। और इसके बाद लचित बोरफुकान जो है, ही बिकेम ऑलवेज इमॉर्टल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हम पहले तो इसको देख लेते हैं कि यह है क्या। तो बेसिकली टॉपिक वही चीज बता रहा है जो मैंने आपको कहा है। पहला, लचित बोरफुकन मिलिट्री स्टेशन, इस मिलिट्री स्टेशन का नाम होगा। दूसरा पार्ट कि ये अहोम जनरल, अहोम का मतलब असम, असल में जो असम स्टेट आपको दिखाई देता है, इस असम स्टेट का जो पुराना नाम है वो अहोम ही था, राइट। एंशिएंट एजिस में इसे अहोम किंगडम के नाम से जाना जाता था। फिर बाद में ये आसाम बन गया और आज की डेट में इसे असोम कहा जाता है, ASOM। पहले ये ASSAM था और उससे पहले AHOM अहोम था, है ना। तो अहोम किंगडम के एक जनरल थे। असल में इनका नाम लचित है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। बुरफुकान जो है वो उस दौर की स्थानीय भाषा में एक मिलिट्री कमांडर जो होता है उसका नाम था। तो मिलिट्री कमांडर को बुरफुकान कहते थे। तो बुरफुकान से इनका नाम क्या पड़ गया? लचित बुरफुकान। तो इतिहास में इन्हें लचित बुरफुकान के नाम से जाना गया है ना। ही इज वेरी वेल नोन फॉर हिज करेज एंड द लीडरशिप। बेसिकली ये जो मिलिट्री स्टेशन है ये बांग्लादेश की अगर सीमा को आप देखोगे तो उससे सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। बांग्लादेश आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी हालिया तौर पर बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम जो ट्रिब्यूनल है उसने बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो है उनको फांसी की सजा सुनाई है, उनको डेथ पेनल्टी सेंटेंस किया है। तो इस वजह से उनके जो प्रशंसक हैं या जो शेख हसीना के फॉलोअर्स हैं वो बांग्लादेश में अभी बहुत ज्यादा राइट्स को लेकर के, या वहां पर एक बहुत बड़ा अनरेस्ट क्रिएट हो गया, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैओस यानी कि राजनीतिक अराजकता का माहौल है। वहां कभी भी कोई भी वायलेंस हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में बांग्लादेश के बॉर्डर्स पर हमारी सिक्योरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो तो एक फैक्ट है ही है, क्योंकि बांग्लादेश एक अनरेस्ट कंट्री है। और इससे जुड़ा हुआ दूसरा देश नेपाल, नेपाल भी कोई खासा आपने देखा है रेस्ट पर चल नहीं रहा फिलहाल, है ना। तो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो हैं ये यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो बांग्लादेश की सीमा के इतने नजदीक हमारा एक बड़ा मिलिट्री स्टेशन आना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाएगा इंडिया के लिए। ओके, अच्छा, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको कवर अप करना चाहिए वो है कि फर्स्ट मेजर मिलिट्री स्टेशन इन द वेस्टर्न असम है। असम का जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट का मतलब क्या हो गया? वो जो बंगाल से जुड़ने वाला पार्ट होगा, है ना, बंगाल की साइड का पार्ट होगा, वो उस पार्ट में ये पहला मिलिट्री स्टेशन होगा। तो चिकन नेक के एरिया को ये कवर अप करेगा, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे लचित बोरफुकन के बारे में थोड़ा सा, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट लचित बोरफुकन। तो इसके बारे में हमें कुछ जान लेना चाहिए। तो लचित बोरफुकन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल कैरेक्टर है आपके लिए, और हिस्ट्री के लिए भी आपके लिए जरूरी हो सकता है, तो आपको इसे समझना चाहिए। लचित बोरफुकन भैया जो है, इनका अगर पूरा का पूरा मैं टाइम पीरियड लिख दूं तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये 1622 से लेकर 1672 तक रहे,
राइट। और ये कमांडर कहाँ के थे? सेनापति थे, कमांडर ऑफ अहोम फोर्सेस। अहोम किंगडम जो था, अहोम जो राज्य था उसके सेनापति थे। उस समय यहाँ का राजा कौन था, किंग कौन था, उसका नाम भी आप याद रखिएगा। उसका नाम था चक्रध्वज सिंहा। क्या नाम था? चक्रध्वज सिंहा। तो चक्रध्वज सिंहा नाम के जो राजा थे, उनके अधीन ये सेनापति रहे। लेकिन ये बड़े ही ब्रेव आदमी थे, इनका करेज बहुत जबरदस्त था। कहते हैं कि 1667 में, 1667 में दिल्ली के मुगल बादशाह जो था, जिसका नाम औरंगजेब मिलता है, उस औरंगजेब ने अपनी फोर्सेस के थ्रू गुवाहाटी, जो आज असम में आता है, इंपॉर्टेंट प्लेस गुवाहाटी, असम कैपिटल भी माना जाता है, इस गुवाहाटी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। तब ऐसा कहते हैं कि राजा चक्रध्वज सिंह जो है, उन्होंने ये कसम खाई कि हम किसी भी तरीके से मुगलों से अपना क्षेत्र गुवाहाटी बचा करके वापस लेकर रहेंगे। तब लचित बुरफकन को इस बात की जिम्मेदारी दी गई। इतनी बड़ी फोर्स थी एक तो मुगलों की, और उसके अगेंस्ट इतने कम सोल्जर्स के साथ लड़ना, ऊपर से उस समय पर जो नेवल वार्स थे वो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल थे। और नौसेना की दृष्टि से देखा जाए तो मुगल्स वर वेरी प्रॉस्पेरस इन नेवी। तो देखा जाए तो ये जो वॉर है, इसे सराय घाट का वॉर कहते हैं, राइट। दैट वाज ऑफन नोन एज द बैटल ऑफ सराय घाट। तो आपको सराय घाट का बैटल इसमें पढ़ना चाहिए, है ना। तो बैटल ऑफ सराय घाट यानी सराय घाट की लड़ाई जो है, ये किससे रिलेटेड है? ये 1667 से 1671 तक चली, 4 इयर्स। इसमें ये ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है, ब्रह्मपुत्रा नदी जो है, उसके किनारे पर लड़ी गई है। इसमें औरंगजेब ने अपने नेवल फोर्सेस का यूज किया, और लचित बुरफुकन के सामने सबसे बड़ा जो देखा जाए चैलेंज था वो ये था कि औरंगजेब की नेवी से कैसे निपटा जाए। इसमें इन्होंने गोरिल्ला वॉर टैक्टिक का यूज किया है, गोरिल्ला युद्ध पद्धति का उपयोग किया है, और बहुत स्मार्टली अपने नेवल पावर्स को इस तरह से डिप्लॉय किया है, अपने सोल्जर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया है कि लचित बुरफुकन इसमें कंप्लीटली सक्सेसफुल हुए, और औरंगजेब को अपनी सेना वहां से हटानी पड़ी बहुत ज्यादा नुकसान होने के बाद। और इसके बाद से लचित बुरफुकन, कहते हैं लचित बुरफुकन की इस युद्ध में बहुत ज्यादा तबियत खराब हो गई, फिर भी उन्होंने अपनी कमांडरशिप नहीं छोड़ी। अपने सैनिकों के पीछे हटने के बाद भी लगातार वो वॉर में कमांड करते रहे। इस वजह से लचित बुरफुकन जो है वो हिस्ट्री में हमेशा के लिए सिर्फ एक बैटल ऑफ सराय घाट से अमर हो गए। हालांकि इस वॉर के लगभग 1 साल के भीतर 1672 में उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। ही डाइड इन 1672, राइट। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है आपके सामने, वो भी बहुत जरूरी है। वो ये है दैट आपके सेक्टर से एक रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। एनडीए, दैट स्टैंड्स फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी, है ना, जो पुणे के खड़गवासला में आती है, जिसके लिए आप में से बहुत लोग अपना ड्रीम बना करके उसकी तैयारी कर रहे होंगे। इस एनडीए में भी आप जाएं तो आप देखिए लचित बुरफुकन का हिस्टोरिकल स्वैग क्या है। वो मैं आपको बता रहा हूं कि एनडीए जो एकेडमी है उसमें हर साल बेस्ट परफॉर्मिंग कैडेट जो होता है, यानी सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला कैडेट जो होता है, उसे हर साल लचित बुरफुकन गोल्ड मेडल से ही अवार्ड किया जाता है। एनडीए में लचित बुरफुकन के नाम पर जो गोल्ड मेडल अवार्ड दिया जाता है, वो एनडीए के एनुअल बेस्ट परफॉर्मिंग कैडेट को दिया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे आपको, तो आप इसे समझ सकते हैं कि हाउ द कैरेक्टर वाज इंपॉर्टेंट एंड ब्रेव फॉर हिज करेज, फॉर हिज ब्रेवरी, फॉर हिज कमांडरशिप, फॉर हिज लीडरशिप इन हिस्ट्री। तो उनके नाम पर एक मिलिट्री स्टेशन का नाम रखना, इट इज प्राइड फॉर इंडिया, ये भारत के लिए बहुत गर्व का विषय है, राइट। चलिए हम आगे की कहानी पर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज चाणक्य डिफेंस डायलॉग। ये शुरू नहीं हुआ है लेकिन इसका डिक्लेरेशन दिया है हालिया तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली ये डिक्लेरेशन दिया है कि 27 और 28 ऑफ नवंबर 2025 को दिल्ली में, कहा दिल्ली में, और दिल्ली में कहां पर, दिल्ली में भी ये बता रहे हैं कि दिल्ली में भी कहां पर, दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर, न्यू दिल्ली के अंदर सैम मानेकशॉ जो भारतीय सेना के जनरल और फील्ड मार्शल रहे हैं, तो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के नाम पर बनाया गया एक कन्वेंशन सेंटर है जिसमें इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसकी थीम क्या रखी गई है इस साल की? इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू रिफॉर्म, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू रिफॉर्म यानी कि सुधार से रूपांतरण हुआ। एट अ स्ट्रॉन्ग, सिक्योर एंड डेवलपमेंट इंडिया, एक सशक्त, एक सुरक्षित और भारत का विकास। तो सशक्त भारत और सुरक्षित भारत के विकास के बारे में बात की जा रही है। तो बेसिकली इस डायलॉग में होना क्या है? इस डायलॉग में होना यह है कि इसमें डायलॉग्स पर चर्चा की जाएगी सिक्योरिटी प्रायोरिटीज को लेकर इंडिया की डिफेंस रिफॉर्म्स कैसे लाए जा रहे हैं, रक्षा क्षेत्र में क्या सुधार लाए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्मेशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस क्या लाए जा रहे हैं, और सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन यानी कि सैन्य और असैन्य लोगों का एकीकरण, मतलब किस तरीके से हम सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन कर सके ताकि एक आम इंसान जो है वो भी सेना के महत्व को समझ सके, सेना से जुड़ सके, उसकी उपयोगिताओं को समझ सके और उसमें भारत सरकार का या हमारे देश का साथ दे सके।
राइट। तो बेसिकली हमारे जो आइडिया हैं इसको लेकर के, ये जो डायलॉग होने वाला है इसको लेकर के जो हमारे आइडियाज हैं जो हम डेवलप कर रहे हैं फिलहाल, तो वो क्या होंगे? तो वो है, देखो, पहला तो डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस लाना, यानी ज्यादा से ज्यादा इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी को अपडेट करना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, या कि फिर डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इन्हें इतना स्ट्रांग बनाना अब कि ये इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ा सके। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लाना, ज्यादा से ज्यादा तकनीकी परिवर्तन जो कि अपडेटेड हो विद द करंट सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की जो वास्तविक तौर पर वर्तमान की जो आवश्यकता है उसके रिलेशन में। फिर डिफेंस रिफॉर्म्स लाना, रक्षा क्षेत्र में कई सारे सुधार करना। रक्षा क्षेत्र में सुधार का मतलब ये हो गया कि रक्षा क्षेत्र के जो विभाग हैं उनमें विभागीय समन्वय बनाना, यानी कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें एक कोऑपरेशन लाना, डिपार्टमेंटल इंटीग्रेशन तैयार करना, ताकि डिफेंस सेक्टर में डिपार्टमेंटल डिफरेंशिएशंस जो आते हैं या गैप्स जो आते हैं उसकी वजह से जो कम्युनिकेशन गैप्स बनते हैं, उसकी वजह से जो कमांड्स के गैप्स बनते हैं, उसकी वजह से हमें बहुत सारे लॉसेस होते हैं, तो उसे इंटीग्रेट करना है। चौथा और लास्ट है रीजनल सिक्योरिटी, भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा पर बात करना, स्पेशली ऐसी कंडीशन में जब इंडिया के सारे नेबरिंग कंट्रीज कहीं ना कहीं अनरेस्ट पर हैं। आप नेपाल को देख सकते हैं, आप पाकिस्तान को देख सकते हैं, आप बांग्लादेश को देख सकते हैं, इवन श्रीलंका को देख सकते हैं। श्रीलंका भी अभी हालिया तौर पर एक बहुत बड़ी क्राइसिस से बाहर निकलने की कोशिश ही कर रहा है, राइट। तो ऐसी कंडीशन में जब हम बात करते हैं कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज पूरी तरीके से क्या है, अनरेस्ट पर है, तो इंडिया को इस रीजनल सिक्योरिटी में आगे बढ़ाना है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पर डिस्कस किया जाना है। ये 4 ऑब्जेक्टिव्स माने जा सकते हैं चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 के। तो इन फैक्ट्स को इसके लिए याद रखिएगा। आज का नेक्स्ट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, दैट इज अंबाजी मार्बल। व्हाट इज अंबाजी मार्बल? बेटा, अंबाजी मार्बल, पहली चीज तो ये मार्बल है, संगमरमर की एक वैरायटी है। ये बेसिकली कैल्साइट से बना हुआ होता है, जो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट का ही एक फॉर्म है, जो CaCO3 के नाम से हम लोग जानते हैं, राइट। तो ये है क्या, बेसिकली ये अदर मार्बल से बहुत अलग है। अंबाजी मार्बल क्या है, एक बहुत ही बोल सकते हो रिजिड मार्बल होता है, कठोर मार्बल होता है। इसकी ड्यूरेशन बहुत अच्छी होती है और इसमें ब्रिटलनेस कम होती है, कि मतलब ये टूटता आसानी से नहीं है, और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी होती है। ये व्हाइट कलर का होता है, जैसा कि आप मेरे पीछे यहाँ देख रहे होंगे इमेज में। अंबाजी मार्बल जो है, इसकी उपयोगिता या उसका जो बेसिकली इंपॉर्टेंस है वो हम ऐसे देख सकते हैं कि भारत में एक बहुत प्रमुख जैन मंदिर है जिसके बारे में शायद आप लोगों ने कभी हिस्ट्री में या किसी जीएस में टॉपिक में पढ़ा होगा, दैट इज दिलवाड़ा जैन मंदिर। ये राजस्थान में आता है, आबू माउंटेन पर आता है। दिलवाड़ा का जो जैन टेम्पल है वो अंबाजी मार्बल से बना है, गुजरात में आता है। गुजरात राजस्थान के बॉर्डर पर है एग्जैक्टली। तो और दूसरा जो आप जाते हैं अभी हालिया तौर पर राम मंदिर जो अयोध्या में बनाया गया है, अयोध्या का राम मंदिर भी जो है उसमें भी अंबाजी मार्बल का यूज किया गया है। इसके अलावा आपने अंबाजी शक्तिपीठ का नाम सुना होगा। अंबाजी शक्तिपीठ जो है उसको भी इसी मार्बल से, ये पहला टेम्पल था जिसमें अंबाजी मार्बल जो है वो सबसे पहले व्यापक पैमाने पर यानी लार्ज स्केल पर यूज किया गया, इसलिए उस मंदिर के नाम पर ही इसका नाम अंबाजी मार्बल रख दिया गया, क्योंकि इसकी पहचान उसी से हुई है, राइट। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, करंट अफेयर में क्यों है? तो जब हम इसके करंट अफेयर की बात की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि भैया इसे हालिया तौर पर जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है। ये क्या है, आप इसके लिए हमारे पिछले वीडियोस में जाना, मैं इसमें नहीं बता रहा क्योंकि इसमें आपका टाइम चला जाएगा, हमें जल्दी से अपने टॉपिक्स कवर करने होते हैं। हालांकि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग पर मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, तो आप पिछले आर्काइव में वीडियोस में जाकर के इसे ढूंढ सकते हैं और आप उसे इजीली देख सकते हैं, उसमें हमने सब कुछ इसके बारे में बताया हुआ है। क्यों? क्योंकि भौगोलिक पहचान मिलती है अंबाजी मार्बल को, और इससे अंबाजी मार्बल का एक्सपोर्ट के रास्ते खुल जाएंगे। अंबाजी मार्बल जो है उसकी मार्केटिंग और अच्छी होगी, और इसको लेकर के जो लोगों में डाउट्स होते हैं कि ये असली वाला है या नकली वाला, उसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, राइट। अच्छा, अब ये मिलता कहां पर है, तो बेटा ये ध्यान रखिएगा, अंबाजी मार्बल जो है वो बनासकांठा, इसमें बनासकांठा गुजरात में आने वाला एक क्षेत्र है, बनासकांठा इसमें मिलता है। और यहां क्योंकि अंबाजी शक्तिपीठ बनासकांठा में ही स्थित है, इसलिए बनासकांठा जो है उसके उसमें स्थित अंबाजी शक्तिपीठ की वजह से ही इसका नाम अंबाजी मार्बल पड़ा है, राइट। तो ये अंबाजी मार्बल जरूर याद रखिएगा। सेकेंडली, रविंद्र जडेजा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आज का लास्ट टॉपिक है। इनके बारे में कौन नहीं जानता, इंडियन क्रिकेट टीम के एक परफेक्ट प्लेयर माने जाते हैं रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ने हालिया तौर पर एक अचीवमेंट हासिल किया है, और ये अचीवमेंट हासिल करने वाले वो दुनिया के चौथे यानी वर्ल्ड 4th प्लेयर बने हैं क्रिकेट में, और इंडिया के दूसरे यानी कि भारत के दूसरे खिलाड़ी बने, सेकंड प्लेयर बने। क्या अचीवमेंट लिया है वो भी देख लेते हैं। टेस्ट क्रिकेट के हिस्ट्री में ये पूरी दुनिया के उन 4 खिलाड़ियों में चौथे स्थान पर आ गए हैं जिन्होंने अपने करियर में अब तक 4000 से ज्यादा रन और 300 से ज्यादा विकेट्स लिए हैं। डबल रिकॉर्ड।
क्या रन्स में 4000 प्लस और विकेट्स में कितने 300 प्लस। 36 साल की उम्र है इस खिलाड़ी की और 15 नवंबर 2025 यानी कि अभी कुछ ही दिन पहले ईडन गार्डन्स में जो इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज है उसमें इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच के दौरान इन्होंने ये अचीवमेंट हासिल कर लिया जिसकी वजह से इनका नाम रिकॉर्ड में आया। क्या अचीवमेंट आया है? रविंद्र जडेजा ने भारत की ओर से खेलते हुए अभी तक टोटल 88 टेस्ट मैच इन्होंने खेले हैं, 88 टेस्ट मैच, जिसमें इन्होंने 4000 रन स्कोर किए हैं और 338 विकेट जो 300 से ज्यादा है लिए। हालांकि इस अचीवमेंट को हासिल करने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी भारत से ही था जो कपिल देव थे। इन्होंने 131 मैचेस खेले थे और उसमें 5248 रन बनाए और 434 विकेट्स लिए हैं। इसके अलावा इंग्लैंड से इयान बॉथम दूसरे प्लेयर रहे हैं वर्ल्ड के और डेनियल वेटोरी ने तीसरे नंबर पर ये खिताब अपने नाम किया और अब चौथे खिलाड़ी का नाम आया है रविंद्र जडेजा। सो इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द स्पोर्ट्स पार्ट फॉर योर एग्जामिनेशन इन सीडीएस एंड एनडीए, राइट। तो दीज आर दी टॉपिक्स फॉर टुडे भैया, फैक्चुअल टॉपिक्स हैं, इनको याद कीजिए, शॉर्ट नोट जरूर बनाइए और पढ़ते रहिए। आज के लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू।